मेरे सभी प्रिय दोस्तों को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, जो हमने मैथ की अपनी सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत ये आज हमारा लेक्चर 9 है। कल मैंने आपको लेक्चर 8 पढ़ाया था, उसमें लास्ट में मैंने आपको विभाज्यता के नियम कराए थे मैंने, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम के तहत मैंने आपको 2 का करा दिया था, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का करा दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को ठीक से देखा होगा, क्योंकि आज जो हमारे नियम बचे हैं इन नियम को करने के बाद हम उससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं, और तब तक आपने उस वीडियो में उनको ठीक से नहीं देखा होगा, तब तक वो समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लेंगे ध्यान से। वो लेक्चर नंबर 8 था हमारा, इससे जस्ट पिछला वाला लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने 6 तक तो कर लिए थे। अगला आता है हमारा 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? ये नियम थोड़ा लेंदी है। 7 से 3 शर्तों के ऊपर संख्याएं भाज्य होती हैं। वो कौन कौन सी शर्तें होती हैं उन्हें हम जानेंगे। देखो, पहली शर्त है हमारी, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहली शर्त हमारी क्या है? पहली शर्त है हमारी, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। देखो, सिंपल कहने का मतलब ये है, कोई भी एक अंकीय संख्या हो। देखो, अभी मैं चलो यहाँ स्पेस यूज़ करता हूँ इसको। कोई भी एक अंकीय संख्या हो, या तो वो 6 बार आई या 12 बार आई या 18 बार आए, कहने का मतलब 6 के पारे में आई, तो वह निश्चित रूप से ही 7 से कटती है। जैसे मैं आपको देता हूँ 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक अंकीय संख्या 2 को हमने 6 बार लिखा है, तो ये जो संख्या बनी है ना, ये निश्चित रूप से किससे कटेगी? निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगली संख्या देख लेते हैं। देखो, मैं लिख दूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 9 12, ये संख्या लिखी हुई है, एक अंकीय संख्या है, और वो अंक की कितने बार पुनरावृत्ति हुई है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक अंक की यहाँ पे 12 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये संख्या निश्चित रूप से 7 से घटेगी। सिंपल कहने का मतलब ये है, एक अंक की कोई भी संख्या हो, केवल एक अंक की हो कोई भी संख्या हो, वो या तो 6 बार पुनरावृत्ति हो उसकी, या 6 के पारे में हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दिखा दिए हैं, बाकी जो समस्या आएंगी उससे संबंधित आगे हम करेंगे, तब क्लियर होगा। फिर देखो, इसमें मैंने नोट करके लिखा है, देखेंगे नोट करके मैंने क्या लिखा है। नोट करके लिखा हुआ है, ऐसी संख्या 3 11 13 37 और 1001 से भी विभक्त होती है। ऐसी संख्या, कैसी संख्या? जो भी एक अंकीय संख्या या तो 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति करे, जो भी एक अंकीय संख्या या तो 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति करे, वह संख्या 3 11 13 37 और 1001 से भी विभक्त होती है। आशा करता हूँ समझ होंगे। ये वाली संख्याएं 7 से तो विभक्त होगी, 7 के साथ साथ में ये 3 से 11 13 37 और 1001 से भी विभक्त होगी निश्चित। ये हमारा इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी, किसकी? 7 से विभाज्यता के नियम की। अब देखो, आगे जानते हैं दूसरी शर्त क्या है इसकी। दूसरी शर्त इसकी ये है, किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 या 3 के पारे में पुनरावृत्ति 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। मैं डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब है कि 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो, किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 या 3 के पारे में पुनरावृत्ति 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। सिंपल कहने का मतलब है, कोई भी द्विअंकीय संख्या हो, या तो उसकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई हो या 3 के पारे में पुनरावृत्ति हुई हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे कटती है? 7 से कटती है। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है कहने का। देखो, जैसे मैंने माना सपोज 4 3 4 3 4 3, कितने बार लिखा है? ये 3 बार लिखा है, या तो 3 बार लिखा हो या 3 के पारे में, मतलब कि 6 बार 9 बार 12 बार। किसी भी द्विअंकीय संख्या की
3 या 3 के पहाड़े में पुनरावृत्ति निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। समझ आ गया होगा। इसका भी नोट करके हमने लिखा हुआ है, ऐसी संख्या 3, 13 और 37 से भी विभक्त होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये संख्या 7 मतलब 7 के साथ साथ में या 7 से अलग, ये संख्या 7 से अलग 3, 13 और 37 से भी विभक्त होगी। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा ये रूल क्या है, ये दूसरी शर्त होगी। ये किसकी होगी? 7 से विभक्ति की दूसरी शर्त होगी। अब तीसरी शर्त जानेंगे, उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो अब इसकी तीसरी शर्त क्या है, किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 या 2 के पहाड़े में पुनरावृत्ति, किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 या 2 के पहाड़े में पुनरावृत्ति निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 या 2 के पहाड़े में पुनरावृत्ति निश्चित रूप से 7 से विभक्त होती है। शर्त यह है 3 अंक की संख्या हो, या तो 2 बार लिखी हो वो, या 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में 4 बार, 6 बार, 8 बार। देखो किस प्रकार से 3 अंक की हो, त्रिअंकीय। यहाँ क्या था? यहाँ द्विअंकीय था, यहाँ 1 अंकीय था। ठीक है नहीं, देखो जैसे त्रिअंकीय मतलब कि 143, 143 ये 2 बार लिखा है, तो ये निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। और इसके साथ साथ में ये 11, 13 और 1001 से भी विभक्त होगा। समझ आ गया होगा। ठीक है नहीं, कोई भी संख्या, कोई भी त्रिअंकीय संख्या है तो 2 बार लिखी है, 4 बार लिखी है, 6 बार या 8 बार, वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभक्त होती है। और ऐसी संख्या 11, 13 और 1001 से भी विभक्त होती है। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो कहने का मतलब है, 1 अंकीय संख्या हो तो 6 या 6 के पहाड़े में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 2 अंकीय संख्या हो तो 3 या 3 के पहाड़े में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और त्रिअंकीय संख्या हो तो 2 या 2 के पहाड़े में उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इससे संबंधित मैंने 2-3 क्वेश्चंस रखे हैं, और जो बाकी कल रूल्स मैंने आपको लिखाए थे उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके मैं इसी के बाद हैंड टू हैंड करा देता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आगामी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इन क्वेश्चंस की। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, नोट्स मेंटेन करेंगे, आपकी सारा कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट। देखेंगे, देखो 5 5 5 5 5 इसी प्रकार से 5 5 5 5 5 5 5 5 इसी प्रकार से 14 बार पुनरावृत्ति 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 5 की, सिंपल कहने का मतलब है 5 की 14 बार पुनरावृत्ति को 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कोई संख्या लिखी है, ये तो 14 संभवतः हमने फिर भी लिख ली। वो दे सकता है 5 5 की 250 बार पुनरावृत्ति को 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मुझे पता है किसी भी 1 अंकीय संख्या की, दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने पढ़ा अभी, किसी भी 1 अंकीय संख्या की 6 या 6 के पहाड़े में पुनरावृत्ति 7 और 3 11 13 37 और 1001 से विभाजित होती है। बात समझ में? ठीक है, किसी भी 6 अंकीय संख्या की किसी भी 1 अंकीय संख्या की 6 बार या 6 के पहाड़े में पुनरावृत्ति 7 से विभाजित होती है, और इससे अलग वह 3 11 13 और 37 और 1001 से भी विभाजित होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये जो 6 बार 5 5 आ गया है ना, ये पूरी तरह किससे कट जाएगा? ये 37 से कट जाएगा। समझ गए होंगे? ठीक है नहीं। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बार आ गया है ये फिर से 37 से कट जाएगा। 6 को देख लो ना, 6 के पहाड़े में 12 बार 5 आ गया है, तो 37 से भाई 7 से अन्य ये संख्याएं भी तो है, 37 से पूर्णतः विभक्त हो रहा था, तो यहाँ तक के 5 5 तो 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। बाकी बाद में बचे तुम्हारे 5 5 यानी 55 बचा।
55 को 37 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 18 शेष बचेगा। सिंपल, समझ आ गया होगा, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा 18। सिंपल कहने का मतलब है किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति निश्चित रूप से 7 से विभक्त होती है और इसी के साथ साथ वह 3, 11, 13, 37 और 1001 से भी विभक्त होती है। तो ये सिंपल, ये देखो ये 12 बार यहाँ तक है 6 के पारे में, तो 37 से विभक्त होगा। अगला 2 5 बच्चे, 2 5 55, इस 55 को 37 से भाग दूंगा तो 18 शेष बचेगा। सिंपल, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 8 8 8 8 इसी प्रकार जाते जाते 32 बार पुनरावृत्ति, मतलब कि 8 32 बार लिखा हुआ है। 32 बार पुनरावृत्ति को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते जाते ये 32 बार लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। चलो इधर को लिख देते हैं और आपके समझने के लिए। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको मुझे किससे भाग देना, 13 से। और मुझे पता किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति हो तो वह 7, 3, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 पूरी तरह 13 से विभक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 पूरी तरह कट जाएंगे। फिर आगे जाके 6 आएंगे, फिर आगे 6 आएंगे, वो आगे 6 बच जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कहने का मतलब है 6 तो यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए और 6 यहाँ आ गए। कुल कितने 6 विभक्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30। 6 का कहने का मतलब है 8, 6 को नहीं समझना कि 6 आ गए, जो ये 8 है ना 8, ये 6 8 यहाँ आ गए, 6 8 यहाँ आ गए, 6 8 यहाँ आ गए, 6 8 यहाँ आ गए और 6 8 यहाँ आ गए। और ये पूरी तरह किससे विभक्त होंगे, हमारे 13 से विभक्त होते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तक के 30 8 तो पूरी तरह 13 से विभक्त हो गए। अंतिम में हमारे कितने 8 बचेंगे, 30 चले गए तो अंतिम में 2 8 बचेंगे, मतलब कि ये 2 8 ऐसी शेष बची हुई हैं। बात समझो ना, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 या 6 के पारे में पुनरावृत्ति, तो 6 के पारे में 30, तो ये 30 बार पुनरावृत्ति हो गई किसकी, 8 की। तो ये किससे कटेगी, 13 से पूर्णतः कट जाएगी। तो 30 8 तो गायब होगा, बचे 2 8 यानी 88 बचा। इस 88 को 13 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। इस 88 को 13 से भाग दूंगा तो 78 बार चला जाएगा, कितना शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा। ये आपका अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, नहीं तो वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 8 स्टार 8 3 8 3 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। स्टार के स्थान पे हमें क्या रखना है, जो 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो भाई सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे द्विअंकीय संख्या की क्या बात हुई थी हमारी, कोई भी द्विअंकीय संख्या अपने आप को 3 के पहाड़े में वह पुनरावृत्ति करेगी तो वह निश्चित रूप से 7 से कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी और 37 से कटेगी। कोई भी द्विअंकीय संख्या, यहाँ पे कौन सी संख्या है, 83, अपने आप को 3 के पहाड़े में पुनरावृत्ति करेगी तो निश्चित रूप से 7, 3, 13 और 37 से विभक्त होगी। तो देखो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 83 83 83 83 एक 2 अंक की संख्या है और उसने कितने बार पुनरावृत्ति कर दी है, उसने अपनी पुनरावृत्ति कर दी है 3 बार, ठीक है। तो ये किससे कटे, तो अब ये किससे कटेगा, पूर्णतः 37 से। सिंपल कहने का मतलब है कोई भी द्विअंकीय संख्या की 3 या 3 के पहाड़े में पुनरावृत्ति 3 7 13 37, भाई 7 से तो यही कटा था, उसके साथ साथ में 3 13 और 37 से भी पूर्णतः विभक्त होता है।
हो सकता है जिन बच्चों की मैथ्स वीक हो उनको अभी कुछ थोड़ा समझ आया हो, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो समझ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद ही हमारा 7 का हो गया है, 8 का नियम पढ़ेंगे हम, नोट कर लेंगे जल्दी से। दोस्तों वो आपने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ आपको वो ठीक से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर देखो इसके बाद हमारा कौन सा, देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है, 4 का पढ़ लिया है, 5 का, 6 का, 7 का, 9 का। तो कौन कौन से बच्चे हमारे, एक तो 8 का बचा, एक 11 का बचा, 10 का तो सिंपल उसका क्वेश्चन भी नहीं बनता है। ठीक है नहीं। तो देखो अगला हमारा जो नियम बनता है वो क्या है हमारा, 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम यानी कौन कौन सी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, हमें बताना है वे कौन कौन सी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। तो देखो सिंपल, संख्या का इकाई दाईं ओर सैकड़े के अंक शून्य हों, मतलब दी गई संख्या जो है उसके इकाई दाईं ओर सैकड़े के अंक शून्य हों, या इकाई दाईं ओर सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो संख्या निश्चित रूप से 8 से विभक्त होगी। जान लेते हैं इसका मतलब क्या। देखो मैंने माना कोई संख्या है, ये होता है इकाई का अंक, दाईं, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस प्रकार से होते हैं ना। तो सिंपल संख्या का इकाई दाईं और सैकड़े का अंक शून्य हो तो भी 8 से कटेगी, या फिर ऐसी कोई संख्या हो 8, 3, 5, 4, 3, 2, या फिर ऐसी संख्या हो जो इकाई दाईं और सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक 8 से पूर्णतः कट जाएं। दोनों ही स्थिति में संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ आ गया होगा। ठीक है, या तो इकाई दाईं सैकड़े का अंक 0 हो, या फिर इकाई दाईं सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इसकी बात करते हैं, ये 432 है, ये देखो 8 से काट के देखो, 8 पंजे 40, 3 बच्चा से 3 और 2 32, 832, ये संख्या पूरी 8 से कट रही है। तो इसका मतलब ये सारी संख्या 8 से कटेगी, सारी चेक करने की जरूरत नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, संख्या का 8 से विभक्ति का नियम कहता है संख्या का इकाई दाईं और सैकड़े का अंक शून्य हो, या इकाई दाईं और सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बाद में इसको वीडियो पॉज करके अभी या चाहो तो अभी नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। लास्ट नियम है जो हमको पढ़ना है, 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, देखो लिखा हुआ है, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। दोबारा पढ़ता हूँ, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज। देखो समझेंगे कैसे, लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिख देते हैं, 8, 8, 7, 3, 1, 2, 4, बड़ी सी संख्या लिखते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक आते हैं, देखो ये पहले स्थान पे आता है, ये तीसरे स्थान पे आता है, ये 5वें स्थान पे आता है, ये 7वें पर, ये 9वें पर। विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करो, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 और 3 21। दोबारा चेक करते हैं, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 और 18 और 3 21। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। देखो सम पे ये दूसरे नंबर पे, ये इसका स्थान दूसरा है, इधर से इसका चौथा है, इसका छठा है, इसका 8वां है, इसका 10वां है। इनका योग कर लो। 7 और 1 8, 4 12 और 8
20 और 4 24। ठीक है। सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, सम ले लो चाहे या विषम ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हमने पहले विषम लिया। देखो विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर हो बस, या तो 0 हो या 11 का गुणज। जो गुणज क्या होते हैं, जैसे जो 11 के गुणा करने के आप प्राप्त हो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 मल्टीपल्स। ठीक है नहीं, तो देखो विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तो 21 है और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 24 है। तो इनका अंतर तो 3 है, ना तो 0 है ना 11 के पहाड़े में है। तो ये वाली संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। दोबारा बोलता हूँ, 11 से विभक्ति का नियम कहता है दी गई संख्या के विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। इससे आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो ये हमने जो भी भाज्यता का नियम हमारे बनते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाए थे कौन कौन से, 2, 3, 9, 4, 5 और 6, और वर्तमान में हमने कौन से पढ़े हैं, 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है, 7 के बाद में 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ा और 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है। और 7 से विभाज्यता का नियम के साथ साथ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए हैं। उसके हैंड टू हैंड मैंने इसलिए करा दिए क्योंकि 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, उससे 3 शर्तें जुड़ी हुई होती हैं। आशा करता हूँ इससे पहले वाला आपने वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो पहले उसको नोट करके ध्यान से समझेंगे कहने का मतलब क्या है। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब देखो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये 4 क्वेश्चन तो आपके ये हैं, फिर मैं दोबारा नोट कर दूंगा, इन्हें आप तब तक नोट कर लेंगे, मैं दोबारा नोट कर दूंगा ना बोर्ड पे, फिर आगे करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यदि 1 7 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1 7 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या हो, कम से कम छोटे से छोटा मान क्या होगा। उसने हमको पहले ही बता दिया है। क्या बता दिया है, उसने हमको पहले ही बता दिया है कि ये जो संख्या है ना 1 7 स्टार 3, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। उसने हमें पहले ही बता दिया है। तो देखो जब उसने बोल दिया है कि ये 3 से विभाजित है तो हमें 3 से विभक्ति का नियम पता है। क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो इसके अंकों का योग करेंगे, 7 और 1 8 और 3 11, 1 और 7 8 हो गया और 3 11 हो गया। क्या 11 3 से कटता है, नहीं कटता, नहीं विभाजित होता। तो स्टार के स्थान पे ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या रख दूं, अल्पतम संख्या। कई आ सकती, कई सारी 2-3 आ सकती हैं यहाँ पे, कई सारी तो नहीं, और इससे अतिरिक्त भी आ सकती है। लेकिन 1 और 7 8 और 3 11, 11 में वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि जो मुझे प्राप्त योग हो वो 3 से पूरा विभक्त हो जाए। तो देखो मैं तो स्टार की जगह 1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ मैं, स्टार की जगह 1 रख देता हूँ। देखो 7 और 1 3 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 12, 12 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। तो स्टार का अल्पतम मान कितना है, स्टार का अल्पतम मान है 1। बात समझ आई होगी, ठीक है नहीं। देखो अगर मैं 4 रख देता हूँ बात तो भी बन जाती मेरी, लेकिन 1 और 4 में अल्पतम कौन सा है, छोटा 1 है। तो अब समझिए होंगे कि विभक्ति के नियम को याद करना आवश्यक है, उनके बिना बात नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। उसने हमें दिया हुआ है यदि 1 8 स्टार 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का अल्पतम मान ज्ञात कीजिए। उसने हमें पहले ही बता दिया है ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने आपको 4 से विभक्ति का नियम लिखाया था, कब लिखाया था, कल लिखाया था।
चार से विभक्ति का नियम क्या कहता है हमारा? चार से विभक्ति का नियम ये कहता है दी गई संख्या के इकाई और दाई से बनी संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी रखूँ? अल्पतम। अल्प देखो ये मैं डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ यदि 1 8 स्टार 4 4 से विभक्त हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, इसलिए मैं डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, उसकी ही कॉपी हो रही है बार बार नीचे। तो स्टार के स्थान पे छोटे छोटा में क्या रख दूँ? सिंपल, अगर मैं 0 रख दूँ तो क्या होगा? 0 4 हो जाएगा। देखो भी, अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 4 मिलेगा। तो 4 से विभक्त होगा ना पूरी तरह, होगा। तो अल्पतम मान कौन सा हो गया? 0 हो गया। देखो भाई 2 रख दूँ काम तो भी चल जाएगा। यहाँ मैं 2 रख लूँ तो इकाई और दाई की अंक से बनी संख्या हो जाएगी 24। 24 भी 4 से विभक्त होता है, लेकिन अल्पतम बताना है। 0 और 2 में अल्पतम छोटा कौन सा? 0। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ यदि 1 8 स्टार 4 4 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का अल्पतम मान हमारा 0 होगा। इसका आंसर आपका हुआ 0। इसका आंसर आपका था कितना? 1। सिंपल। अब आगे देखें, यदि 5 2 4 स्टार 8 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा? इसका मतलब क्या है? यदि 5 2 4 स्टार 8 से पूर्णतः विभाजित हो या भाज्य हो, बात तो एक ही है, तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा ये बताना हमको। तो देखो भाई 8 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 8 से विभक्ति के लिए मैं सीधा किसको देखूंगा? इकाई दाई और सैकड़े को देखूंगा। इकाई दाई और सैकड़े की संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। तो देखो स्टार के स्थान पे 0 रख के देखो, पहले ये संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 240 हो जाएगी। तो क्या 240 8 से कटता है? तो 240 8 से कटता है, तो पूर्ण संख्या भी 8 से कटेगी। सिंपल, कुछ भी नहीं है, नियम याद कर लेने हैं बस। ठीक है, तो 8 से विभक्ति का नियम कहता है इकाई दाई और सैकड़े पर आने वाले अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्टार की जगह 0 रख दिया, तो ये संख्या क्या बन गई? ये 240 बन गई। इकाई दाई और सैकड़े की संख्या बन गई 240। तो 240 8 से कटता है, तो ये संपूर्ण संख्या भी 8 से कटेगी। नेक्स्ट आते हैं अब आगे। तो इसका आंसर भी कितना हो गया हमारा? 0। देखो यदि 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा? दोबारा बोलता हूँ, यदि 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है नहीं? तो देखो सिंपल, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? जो 3 से कहता है वही 9 से कहता है। भाई 3 के लिए अंकों का योग 3 से करना चाहिए। 9 से विभक्ति का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखो भी अंकों का योग देखो, पहले 6 और 5 11 है। 6 और 5 11 हैं। 11 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ूं कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह कट जाए? तो देखो आप बोलेंगे सर 11 में 7 जोड़ दो, 18 हो जाएगा। तो 18 9 से पूरी तरह कटेगा। तो स्टार की जगह अगर मैं 7 रख दूँ और फिर अंकों का योग करूँ 6 5 11 7 18, 18 9 से कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 9 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा 7। ठीक है, आशा करता हूँ जो भी मैंने समझाया समझ आ गया होगा। इसको ठीक से आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, करेंगे जल्दी से फटाफट। तो मेरे दोस्तों आपने वो नोट कर लिया होगा। उसके बाद आगे 1 2 सवाल और देख लेते हैं क्या बनते हैं हमारे। देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा यदि 3 4 स्टार 7, इससे पहले ऑलरेडी देखो हमने 4 कर लिए थे, तो ऐसे क्रम डाल देने का कोई दिक्कत नहीं है। 4 हमारे हो गए थे ना, तो उनसे संबंध डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 5वां सवाल है, ये हमारा 6ठा सवाल है। यदि 3 4 स्टार 7 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि संख्या 3 4 स्टार 7
11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का अल्पतम, छोटे से छोटा, अल्पतम यानी अल्प, छोटा, छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो देखो एक बात जानेंगे, 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों पर आने वाले अंक और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए हो, ठीक है। तो देखो विषम स्थान पे कौन कौन से आ रहे हैं, ये विषम स्थान पे आ रहे हैं, ये सम स्थान पे आ रहे हैं। तो देखो ये हो गया 7 और 4 11। सम स्थान पे कौन कौन से आ रहे हैं, सम स्थान पे आ रहे हैं 7 + 4। विषम स्थान पे कौन से आ रहे हैं, 3 प्लस मैंने माना है x है, ठीक है। इनका अंतर लेना है, तो अंतर देखो 7 4 11 और 3 + x। अंतर का मतलब होता है, ये नहीं है कि इसमें से इसे घटाना, अंतर का मतलब होता है कि बड़ी में से छोटी को घटाना होता है। तो देखो इस x के स्थान पे ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखूं कि उनका योग अगर मैं 11 में से घटाऊं तो मुझे 0 प्राप्त हो। दोबारा बताता हूं, मैं रिपीट करता हूं। सम स्थानों पे हमारे 7 और 4 आ रहे हैं, 7 और 4 से संख्या बनी, इनके योग से 11। विषम स्थानों पर 3 है और एक संख्या और है, मुझे नहीं पता कौन सी है। तो देखो मैंने माना वो संख्या x है, तो इस 3 में वो कौन सी संख्या जोड़ दूं कि इसे जोड़ने के बाद जो मुझे संख्या प्राप्त हो उस संख्या का और इस संख्या का अंतर 0 आए। तो आप बोलेंगे सर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 आ जाएगा, और 11 और 11 का अंतर कितना, 0, वही हमें चाहिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे मैं 8 रख दूँ। देखो देखते हैं इसको, अगर मैं रख देता हूँ 8 तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 4 8 7, 3487। देखो विषम स्थानों पे 3 और 8 है, 8 3 11। सम स्थानों पे 4 और 7 है, इनका योग 7 और 4 11, 11 और 11 का अंतर 0, वही हमें चाहिए, ठीक है नहीं। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा 8, सिंपल। आगे देखते हैं हम, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभक्त हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा। तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, हमें ये क्या करना है। तो देखो विषम स्थानों पर कौन कौन सी संख्या अंक आ रहे हैं, इस संख्या के विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, ये 1, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है, ये दूसरे पर है, चौथे पर है, ये इतने पर है। तो देखो विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करो, पहले 5 और 3 8 5 13। फिर सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करेंगे, 7 और 4 11। यहाँ भी कोई संख्या भी मुझे पता नहीं है, 7 और 4 11। 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूँ कि 13 बन जाए, क्योंकि अंतर 0 ही तो लेना है। तो मैंने बोला 7 और 4 11, 11 में 2 जोड़ दूँ 13 हो जाएगा, 13 और 13 का अंतर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब वो संख्या मुझे किससे विभक्त होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो स्टार की जगह में अल्पतम संख्या 2 रख दूँ तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूरी तरह 11 से विभक्त होगी। तो इसका आंसर है हमारा, सॉरी इसको लिखेंगे 2। आशा करता हूँ ठीक से समझ आया होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में देखने में 11 की विभक्ति का नियम थोड़ा आपको टिपिकल लगे, लेकिन इसको 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमारा हमने पढ़ लिया विभाज्यता के नियम। अगले लेक्चर में हम दूसरा इसका जो टॉपिक बनता है सब टॉपिक उसको स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा, आपको समझ आया होगा। सोच रहा हूँ कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, आपको आ रहा होगा, और आप रेगुलर उनके नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे। ऐसे ही नोट्स बनाते रहें, फिर आने वाले 2-3 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, ठीक है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और मैं आपको अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलने वाला हूँ, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, गुड बाय जब तक के लिए।